नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन की स्मार्ट नोट्स इस नई सीरीज़ में स्मार्ट नोट्स जिसका नाम है, उसमें हम यूपीएससी, यूपीपीएससी और अदर सारी स्टेट्स की पीएससी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये हमारे नोट्स होंगे वो हम कोशिश करेंगे टू द पॉइंट बनाने की, जिससे कि हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो प्री एग्जाम होता है उसके एमसीक्यूज भी कवर होते रहें और मेंस एग्जाम्स के लिए हमारा कंटेंट भी तैयार होता रहे। तो टू द पॉइंट नोट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ फॉलो करते रहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। तो चलिए इस पहले वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। पहला वीडियो हमारा होने वाला है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण के बारे में। भारत में वन्य जीव संरक्षण से संबंधित क्या क्या काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी कि जो 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। तो स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था वर्ल्ड लेवल पर, जिसमें कि सारे कंट्रीज इकट्ठे हुए थे और उन्होंने ये ज़रूरत महसूस की थी कि वन्यजीव जो है उनके संरक्षण के लिए हर देश को कुछ ना कुछ प्रावधान करने चाहिए। तो उसी में जो उद्देश्य डिसाइड किए गए थे, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 66 धाराएं हैं, जो कि 7 चैप्टर्स यानी कि 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों यानी कि 6 आर्टिकल्स में विभाजित है। इसका जो उद्देश्य है वो वन्य जीव की तस्करी, अवैध शिकार, वन्य जीवन, वन्य उत्पादों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना है। भारत सरकार ने जो इसका उद्देश्य बनाया वो है कि वन्य जीव की तस्करी को रोकना, अवैध जो शिकार होते हैं उनको रोकना, वन्य जीवन और वन्य उत्पादों के जो अवैध व्यापार होते हैं, इलीगल बिजनेसेस जो होते हैं, इलीगल ट्रेड्स जो होते हैं, उनको कंट्रोल करना और उन पर नियंत्रण लगाना। नेक्स्ट है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 2 जो है वो जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाती है, यानी कि जो आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 है इसमें वो जो जीवों के वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध से संबंधित है। और जो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 है वो जीवों के शिकार पर 1 और 2 की अपेक्षा कम सजा देती है। जो 1 और 2 है उसमें ज़्यादा सजा का प्रावधान है और जो 3 और 4 है उसमें कम सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है अनुसूची 5 में जीवों का शिकार वैध है, यानी कि उसमें जो जिन जीवों की श्रेणी दे रखी है अनुसूची 5 में, उन जीवों का शिकार वैध होता है। अनुसूची 6 की बात करते हैं। अनुसूची 6 पौधों के तथा अपराध निर्धारित कर सजा देने की शक्ति देता है। आगे देखते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में, जो 1973 में यानी कि 1973 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। तो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए ये शुरू किया गया था। टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की गई देश में अलग अलग जगहों पर। इसका जो उद्देश्य था वो बाघ व टाइगर रिजर्व के आसपास रह रहे जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना भी था। यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर्स को तो सेव करना ही करना था, लेकिन उसके आसपास रह रही जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना भी था। यह केंद्र सरकार द्वारा यानी कि केंद्र द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये योजना थी। नेक्स्ट है भारत में 18 राज्यों में 40 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए थे। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की सफलताएं। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर में है वो रिजर्वों की संख्या पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर जो मिशन लॉन्च किया गया उसके बाद से जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या 52 हो गई है, 52 हो गई है। नेक्स्ट आता है कि संरक्षण के अंतर्गत क्रोड, बफर और कॉरिडोर रणनीति का प्रयोग किया गया। ये एक प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर्स को संरक्षित करने का एक टेक्निक यूज़ की गई, जिसको क्रोड, बफर और कॉरिडोर कहा जाता था। यानी कि जहाँ पर टाइगर्स रहते हैं उसमें एक सर्किल बनाया गया। सबसे पहला सर्किल, जो सबसे अंदर वाला सर्किल था वो था क्रोड, उसके बाद वाला जो सर्किल उसको बफर बोला गया और सबसे लास्ट वाला सर्किल उसको कॉरिडोर बोला गया। क्रोड होता था टोटली संरक्षित एरिया होता था, उसमें ह्यूमंस का एंट्री भी बैन थी, यानी कि उसमें कोई मानव जा भी नहीं सकता था, उसमें सिर्फ जानवर रहते थे, क्रोड। और जो बफर जोन होता था, बफर जोन में आदमी जा सकता है लेकिन वहाँ रह नहीं सकता है, सिर्फ जा सकता है वहाँ पे। और जो कॉरिडोर एरिया थे उसमें जानवरों के साथ साथ वहाँ की रहने वाली जनजातियाँ हैं वो रह भी सकती हैं और जानवर भी रह सकते हैं, उनका भी संरक्षण सरकार करेगी। तो ये क्रोड, बफर और कॉरिडोर जो रणनीति थी इसका प्रयोग किया गया था। बाघों की संख्या वर्ष 2018 तक 2967 पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी संख्या है जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है बाघों की निगरानी के लिए एम स्ट्रिप्स यानी कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस शुरू किया गया। यानी कि टाइगर जो बाघ हैं उनकी गले में एक पट्टी एम स्ट्रिप्स के नाम से लगा दी जाती थी, जिसको भी ट्रेस करना आसानी हो जाती थी कि ये टाइगर कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है। तो वो ट्रेसिंग के लिए ये एम स्ट्रिप्स उसकी निगरानी के लिए यूज़ किया गया था।
आगे देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में शुरू हुआ था। तो ये केंद्र सरकार द्वारा 1992 में शुरू की गई थी। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की गई थी। यानी कि लगभग सभी राज्यों में की गई थी। नॉर्थ के छोड़ दिए जाएं अगर कुछ स्टेट्स, तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड सेंट्रल जो इंडिया है उसमें ये प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जो योजना है वो शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हाथियों को उनके आवास व गलियारों की रक्षा, मानव पशु विरोधी समस्या का हल और पालतू हाथियों की देखभाल करना था। आगे देखते हैं गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, एक गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। पहले तो ये चीज़ जानते हैं कि ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफूली, संगु नदी तंत्र में पाई जाती हैं। मेनली ये गंगा में पाई जाती हैं, इसका नाम भी गंगा डॉल्फिन इसीलिए रखा गया है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफूली और संगु नदी में भी ये पाई जाती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको संरक्षित किया गया है, यानी कि ये हाईली डेंजर्ड में शामिल है। इसको अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। इसका शिकार करने वालों को कड़ी सजा दी जाती है। नेक्स्ट आता है ये मीठे जल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है 3 अन्य डॉल्फिन प्रजातियां जो होती हैं, उनका नाम है बैजी, भुलन और बोटो। जो बैजी है वो यांगजी नदी है चीन में, उसमें पाई जाती है। और जो भुलन प्रजाति है वो सिंधु नदी जो पाकिस्तान में, उसमें पाई जाती है। और जो बोटो है, बोटो प्रजाति अमेजन नदी जो कि अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, वो उसमें पाई जाती है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ 1999। तो वर्ष 1999 में यूएनडीपी तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून से ये शुरू की गई थी प्रोजेक्ट समुद्री कछुआ। ये जो समुद्री कछुआ था, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके संरक्षण के लिए 1999 में भारत सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। मुख्य रूप से उड़ीसा के तट पर शीतकाल में प्रजनन के लिए आए ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जो ऑलिव रिडले इनकी एक प्रजाति है जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा के तटों पर पाई जाती है, उसके संरक्षण और उसके प्रजनन के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। हरियाणा वन विभाग तथा नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में गिद्ध संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ था। सेव कार्यक्रम चलाया गया इसके लिए। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि सेव कार्यक्रम किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था। तो ये गिद्ध संरक्षण के लिए। सेव की फुल फॉर्म होती है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन, यानी कि जो एशिया के गिद्ध हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके विलुप्त होने से बचाने के लिए उनको ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। एशिया के गिद्धों के संरक्षण के लिए चलाया गया, जिसके अंतर्गत डिक्लोफेनेक दवा को प्रतिबंधित किया गया, जो भारत में गिद्धों की मौत का सबसे बड़ा कारण है। इंपॉर्टेंट है कि कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि कौन सी दवा को प्रतिबंध किया गया था गिद्धों के संरक्षण के लिए, तो वो था डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक दवा क्या होती थी? जानवरों को, जो भैंस हैं, गाय हैं, इनको किसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए या फिर दर्द के लिए डिक्लोफेनेक दवाई दी जाती थी। अगर उस जानवर की मौत हो जाती थी और उस जानवर का मांस अगर गिद्ध खाता था तो गिद्ध भी मर जाता था। तो ये दवा गिद्धों की किडनी को प्रभावित कर देती थी, इसलिए इस दवा को डिक्लोफेनेक को बैन किया गया। नेक्स्ट, डिक्लोफेनेक दवा का विकल्प मेलॉक्सिकैम, जो कि भारत में लाया गया कि मेलॉक्सिकैम उसकी जगह यूज़ किया जाएगा। ये हालांकि एग्जाम्स में नहीं पूछा गया, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाता है कि कौन सी दवा को बैन किया गया, तो वो डिक्लोफेनेक है, याद रखेंगे। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी पूछा जाता है भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं, तो वो 9 प्रजातियां हैं। और ये कब शुरू हुआ था? 2006 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हंगुल परियोजना 1970 में एक हंगुल परियोजना चलाई गई थी। तो यह कश्मीर का राजकीय पशु होता है। पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि कश्मीर का राजकीय पशु कौन सा है, तो वो हंगुल होता है। हंगुल ये बारहसिंगा जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है, बारहसिंगा की ही प्रजाति का होता है। यह एक कश्मीर के दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान में भी पाया जाता है, इसलिए इसे कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। तो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा जाता है, तो ये हंगुल के लिए प्रसिद्ध है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने IUCN और WWF के साथ मिलकर ये परियोजना शुरू की गई थी। आगे देखते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में प्रारंभ की गई थी ये मगरमच्छ संरक्षण योजना, और 1978 तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोले गए। खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या उड़ीसा के भितरकनिका में सबसे ज़्यादा है। जो उड़ीसा का तट है भितरकनिका, वहाँ पर खारे पानी के मगरमच्छ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में रिपीट होता है ये कि जो सेंट्रल क्रोकोडाइल रिप्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर है? वो है हैदराबाद में स्थित है। तो इस तरीके से हमने दोस्तों वन्यजीव संरक्षण से संबंधित नोट्स के बारे में देखा। इन नोट्स से MCQs क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ये मेंस के कंटेंट के लिए भी आपको तैयारी कराने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं तब तक आता हूँ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।